अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आज सारा वक्त जो नज़रें रहीं वो अडियाला की तरफ रहीं, और रात के जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 12 बजे से ज़्यादा का वक्त तकरीबन हो चला है, लेकिन अभी तक भी अडियाला के बाहर धरना जारी है। अलीमा खान साहिबा, उनकी दोनों बहनें, पीटीआई के अहम रहनुमा और उसके साथ साथ काफ़ी तादाद में वर्कर्स इस वक्त भी अडियाला के बाहर बैठे हुए हैं। तो इस सारी शाम की जो तफसीलात हैं अब तक की, वो सब आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद डीजी आईएसपीआर की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई सहाफ़ियों को। ऑन कैमरा ब्रीफिंग नहीं थी ये, मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की वो ज़ाहिर है रिपोर्ट भी हुई, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब मौजूद रहे इस्लामाबाद में, लेकिन अडियाला में धरने के अंदर नहीं आ सके। क्या वजह बनी, कौन सा एक ख़तरनाक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाना था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें 26 नवंबर को अब हो रही हैं। 26 नवंबर जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का। ठीक एक साल पहले 26 नवंबर को जिस तरीके से पीटीआई के ऊपर एक क़यामत बर्पा की गई थी और इनके जो कारकुनान हैं उनको गोलियां लगीं और उसके बाद जिस तरीके से शहादतें भी हुई, तो ये सब वाक़या एक बहुत ही बड़ा सानहा था और इसकी बरसी जो है वो आज मनाई जा रही है पीटीआई की तरफ से। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले आपको अपडेट्स देंगे अडियाला की, क्योंकि अडियाला इस वक्त मरकज़ निगाह है। 12 बज चुके हैं, यानी मंगल की रात के 12 बज चुके हैं। अब बुध शुरू हो चुकी है अगर देखा जाए तो, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई और 2 बजे ये बहनें यहाँ पहुँची थीं। और उसके बाद अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मैं ये व्लॉग कर रही हूँ तो 10 घंटे से ज़ायद हो चुका है कि उनका ये धरना जारी है। यानी पहले वो 2 बजे वहाँ पहुँची हैं, उसके बाद फिर पैदल मार्च करके वो अगले नाके तक गई हैं, फिर उस वक्त उन्होंने शाम 4 बजे वहाँ पर धरना दिया और उसके बाद से ऑनवर्ड्स ये धरना जारी रहा है। इस वक्त शदीद सर्दी का मौसम है और नवंबर की चूँकि ये आखिरी आपको पता है कि रातें चल रही हैं, तो इसमें ठीक ठाक टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि सर्दी बहुत बढ़ जाती है। और रावलपिंडी मैदानी इलाकों में ठीक ठाक सर्दी इस वक्त पड़ी। अगर मैं लाहौर के टेम्परेचर की बात करूं तो इस आज की रात जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये खुले इलाके में क्या सूरत हाल होगी अगर हम सर्दी की बात करें तो। ये जो ख़वातीन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तीनों बहनें इमरान खान साहब की, इनकी उम्र जो है वो 70 के आसपास ही है और ये ज़ाहिर है ज़ईफ़ और मुअम्मर ख़वातीन हैं, लेकिन हौसले इनके बेहद बुलंद हैं। इनके अज़्म जो हैं वो बेहद बुलंद हैं। बहुत ही बाहिम्मत ख़वातीन हैं ये और बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ना सिर्फ ये कि ये फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, बल्कि ये मेंटली भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वरना आमतौर पर 70 के आसपास की जो ख़वातीन हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़ईफ़ होती हैं। हमारे जो घर में हम अपने बुज़ुर्ग देखते हैं तो उनमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो इतना चल सकें, इतनी देर बैठ सकें और इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशंस में और इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जो है वो वहाँ पर बैठी हुई हैं, सड़क पर बैठी हैं। ना कोई कुर्सी दस्तयाब होती है, ना कोई वहाँ पे टेम्परेचर का हिसाब किताब होता है। सख्त गर्मी से लेके सख्त सर्दी आ चुकी है, लेकिन इन बहनों के अज़्म और इस्तक़लाल में, साबित कदमी में कोई कमी नहीं आई। और याद रहे कि ये वो बहनें हैं जो पार्टी की कोई मेंबर्स नहीं हैं, कोई ओहदेदार नहीं हैं। ना इन्होंने कल को कोई इलेक्शन लड़ने और ना ही कोई वज़ीर मुशीब बनना है, ना किसी ने वज़ीर आला बनना है। बल्कि आपने देखा होगा इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में तो इनकी बहनों को कभी आसपास देखा भी नहीं था। किसी को ठीक से शायद नाम भी नहीं पता था कि इनकी तमाम बहनें कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं। ये तो जब इमरान खान साहब जेल में कैद हुए तो उसके बाद से इनकी बहनों को, इनकी फैमिली मेम्बर्स को लोगों ने जाना पहचाना है कि भाई ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ बेलौस हैं, ज़ाहिर है उनकी फैमिली हैं और इमरान खान साहब से ज़ाहिर है कि उनसे ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा, यानी इमरान खान के इनसे ज़्यादा मुखलिस लोग और कौन हो सकते हैं। या इनके जो कारकुन हैं इस वक्त, जिनको यकीनी तौर पर जिन्होंने जाने भी दी हैं इवन इमरान खान की रिहाई के लिए, तो उनकी जो डेडिकेशन है वो भी लाजवाल है। अब सूरत हाल ये कि अफसोस का मकाम ये है कि इस वक्त आइन और क़ानून की बात की जाए तो इनका मुतालबा बिल्कुल आइनी और क़ानूनी है। ये कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रही कि जिसके ऊपर ये कहा जाए कि जी देखिए जी इनका मुतालबा भी तो नाजायज़ था ना। वो बिल्कुल एक जायज़ अपना हक़ लेने के लिए आई हैं, जो उनका भी हक़ है, जो इमरान खान का भी हक़ है, और वो हक़ है कि उनसे मुलाकात करवाई जाए। और ये हक़ तस्लीम शुदा हक़ है, जेल मैनुअल के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। तो ये एक तस्लीम शुदा हक़ है, ये कोई ऐसा नया मुतालबा नहीं कर दिया गया जिसको माना नहीं जा रहा।
लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से मुलाकातों में रुकावटें डालना और फिर मुसलसल इमरान खान साहब को 22-23 दिन से अब कैद तन्हाई का शिकार किया हुआ है। कोई नहीं जानता है कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है, वो खैरियत से हैं या नहीं खैरियत से हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है और वो यहाँ हैं भी या नहीं। अब तो देखिए वही बात होती है, जब आप कोई ख़बर अंदर से बाहर नहीं आने देते तो फिर अनसर्टेनिटी जन्म लेती है। अब कभी कोई अकाउंट लिख देता है कि पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, कोई दूसरा अकाउंट लिख देता है कि वो अडयाला के अंदर मौजूद भी हैं या नहीं, कोई तीसरा अकाउंट लिख देता है कि पता नहीं उनको कोई खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिर जब आप इंफॉर्मेशन तक रसाई रोक देते हैं तो उससे फिर चमगोइयाँ जन्म लेने लगती हैं और ये अनसर्टेनिटी बाज़-औक़ात बहुत ख़तरनाक हो जाती है, ख़ासतौर पर उस वक्त जब इस किस्म के सेंसिटिव सिचुएशंस में आप फंसे हुए होते हैं। तो इस वक्त यही सूरत हाल है। उनकी बहनें इस वक्त बाकायदा ये मिन्नत ही कर रही हैं कि 5 मिनट के लिए सही आप मुलाकात करवा दें, हम एक नज़र उनको देख लें कि वो ठीक हैं, वो खैरियत से हैं। आप हमारी सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी एक बहन की मुलाकात करवा दें जैसे आप पहले करवा देते रहे, तो ये सारा मसला ख़त्म हो जाए। बिला वजह इतनी बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस के जवान वहाँ पे खड़े किए हुए हैं, प्रिजनर वैन मंगवाई हुई है, पता नहीं कोई शायद रात गए, इनके ऑपरेशन का भी प्लान है, उस पर मैं आगे बात करती हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपने इतने लोगों को इस वक्त एक टेंशन में डाला हुआ है, उनकी फैमिली, उनके कारकुन, उनके जो पीटीआई के लोग हैं, जो आपकी पुलिस है, जो आपकी हुकूमत के लोग हैं, यकीनी तौर पर वो भी इस वक्त घरों में बिल्कुल सुकून से नहीं बैठे हुए। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक अजीब क्योस जो है वो मचाया हुआ है मुल्क में। आप कहते हैं जी इमरान खान जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आने देता, मुझे तो लगता है आप खुद स्टेबिलिटी नहीं आने देते। यानी अगर आप कुछ चीज़ें नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक होने दें तो शायद कुछ चीज़ें आगे नॉर्मली बढ़ती जाएं, लेकिन या जानबूझकर आप जब नॉर्मल से भी ज़्यादा उन्हें पीछे धकेलते हैं तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो आप कहते हैं जी अनसर्टेनिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये बहुत ख़तरनाक भी है और ये बिल्कुल बिला ज़रूरत भी है। इस सारे क्राइसिस को ख़त्म किया जा सकता था बड़े आराम से। कभी भी आप मुलाकात करवा देते हैं, उस दिन भी आज़म सवाती साहब की सुबह 7 बजे भी मुलाकात हो गई थी, तो शाम को आप मुलाकात करवा देते, 5 मिनट की मुलाकात करवा देते, जिससे एक तसल्ली हो जाती बहनों की और पता लग जाता, सब अपने अपने घरों को चले जाते, बात ख़त्म थी। लेकिन जानबूझकर इसको इतना प्रोलॉन्ग कर दिया गया है कि रात के 12 बज चुके हैं और अब जो है इस वक्त शदीद सर्दी और थकन का माहौल है और ये तमाम चीज़ें इस सियासी हुकूमत का जो चेहरा है उसके ऊपर भी एक लानत की तरह पड़ेंगी। उसकी वजह ये है कि ये लोग इन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि इमरान खान की बेगुनाह बहनें अपने भाई से मुलाकात के लिए आती थी और ये लोग सर्द रातों में उनको बाहर ज़मीन पर बैठने पर मजबूर करते थे कि उन्हें धरने देने पड़ते थे सिर्फ एक मुलाकात की खातिर। तो ये इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। बज़ाहिर ये कहने को कहते हैं जी कि हमने बड़े जुल्म सहे और अब उससे इन्होंने क्या जुल्म सहने थे, उससे तो इन्होंने अशरे अशीर भी नहीं सहे जो कि उनकी अब फैमिली के साथ हो रहा है इस वक्त। तो ये जो सारी सूरत हाल है बहुत ही तशवीशनाक भी है और यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि इस बात का अंदाज़ा सबको है कि ये आगे बात बिगड़ भी सकती है। अब आप इस तरह की एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि अगर आप ये धरना ख़त्म कराते हैं तो आपको इसके लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाना पड़ेगा, यकीनी तौर पर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे। अगर आप ये धरना ख़त्म नहीं करवाते, वो बैठ जाते हैं, सुबह हो जाती है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्या ऐसा नहीं है कि और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और फिर ये बात आगे बढ़ जाएगी? तो ये कहाँ जाके अब मामला रुकेगा? तो इस नहज तक बात ले जाने की ज़रूरत क्या होती है, बिल्कुल समझ से बाहर है। पीटीआई के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान आफरीदी साहब, अब्दुलसलाम आफरीदी साहब और कुछ मज़ीद ओन अब्बास बप्पी साहब को भी मैंने देखा, वो भी रात गए तक यहाँ मौजूद थे। तो काफ़ी लोग यहाँ पर रात गए तक मौजूद रहे हैं। कारकुनों की भी अच्छी तादाद यहाँ पर थी। आज दिन में और भी ज़्यादा थी, लेकिन शाम पड़ने के बाद थोड़े से कम ज़रूर हुए, लेकिन फिर भी खासी तादाद थी। बैरिस्टर गौहर भी आए थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए शाम में। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का तज़किरा करना लाजमी है क्योंकि वो भी सरे शाम यहाँ पर मौजूद थे और रात गए तक उनकी बहनों के साथ ही मौजूद हैं जब तक कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। उन्हें ख़ुद हलीमा खानम साहिबा ने कहा कि आप तशरीफ़ ले जाइए, हम तो यहाँ बैठेंगे, आप बिला ज़रूरत यहाँ ना बैठे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं गाँव से हूँ और हम अपनी बहनों बेटियों को इस तरह नहीं सड़क पर छोड़ के जा सकते। और यह याद रहे कि पिछली दफ़ा तक भी वो आखिर तक जब तक वो घर को रवाना नहीं हुई थी तो वो वहाँ पर रोड पर मौजूद थे उन्हें रिसीव करने के लिए। इससे पहले साहबजादा हामिद रज़ा भी मौजूद रहते थे, अब चूँकि वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं तो अब जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब तकरीबन हर मंगल को यहाँ ज़रूर मौजूद होते हैं। तो ये सब लोग यहाँ मौजूद है जी। खाना इन्होंने ज़मीन पर बैठ के खाया है
बीच में 1-2 दफ़ा पुलिस वालों ने इनसे मुज़ाकरात भी किए हैं धरना ख़त्म कराने के लिए, लेकिन कुछ वो कहते हैं कि हम इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं उठेंगे बगैर मुलाकात किए, चाहे 5 मिनट की मुलाकात ही क्यों ना हो। और अब देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। मुमकिन है, मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि बीच में कुछ लोग वहाँ जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि शेलिंग वेलिंग की तैयारी भी कर रही है पुलिस। तो ऐन मुमकिन है कि ये लोग रात गए किसी वक्त जब देखें कि थोड़े से और लोग कम हुए हैं तो शेलिंग वेलिंग करके पिछली बार की तरह कुछ कारकुनों को गिरफ्तार कर लेंगे और कुछ ख़वातीन को पकड़ के बिठाएंगे और आगे कहीं जाके छोड़ आएंगे। तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ये अब अगले 1 से 2 घंटे के अंदर ये कार्रवाई ये कर डालें। तो यही प्रैक्टिस इनकी रही है। लेकिन बहरहाल इस बात को जितना प्रोलॉन्ग किया जाएगा उतना ही मामला मेरा ख्याल है बढ़ेगा। सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद में ही मौजूद थे जी, और उनका ये कहना था कि वो इस्लामाबाद में मौजूद भी इसीलिए थे कि ज़रूरत पड़ने पर वो धरने में ख़ुद भी शामिल हो सकते हैं। शाम को ये इत्तलात अचानक से गर्दिश करने लगी कि सुहेल आफरीदी यहाँ पर आ सकते हैं धरने के लिए और अलीमा खान साहिबा के साथ बैठ सकते हैं धरने पर, जिसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। अचानक से खबरें आने शुरू हुई कि जी तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, और फिर ये भी कुछ अकाउंट्स ने ट्वीट करना शुरू कर दिए कि जनाब हमला हो गया अडयाला के ऊपर, पीटीआई ने हमला कर दिया। तो ये तमाम चीज़ों के बाद कुछ देर के अंदर ही ये खबरें आना शुरू हुई कि बेसिकली उन्होंने आना तो था, लेकिन ख़बर उनको ये मिली कुछ ज़राए से कि यहाँ पर कुछ भी हालात ख़राब किए जा सकते हैं और ये हालात ख़राब करके ज़िम्मेदारी पीटीआई के ऊपर डाली जा सकती है। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है कि यहाँ पर जानबूझकर अपने ही किसी 1-2 बंदों को कुट लगा दें, कुछ कर दें और नुकसान पहुँचा दें, और बाद में कहें कि जी ये आफरीदी साहब वहाँ से आए थे और उन्होंने आके हल्ला बोल दिया और यहाँ पर जो तमाम कारकुन थे वो उनके साथ हो लिए वगैरह वगैरह। तो इस वजह से इन्होंने अपना जो इरादा था वो तर्क कर दिया। बेसिकली 26 नवंबर की जो एक स्पेशल ट्रांसमिशन पीटीआई ने होल्ड की थी, वहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब लाइव मौजूद थे और फिर उन्होंने बताया कि वो रुके भी इसीलिए थे और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, निकलने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन जब ये खबरें मिली कि रास्ते बंद हैं और कोई नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो वो फिर वहीं पे रुक गए और उन्होंने जो फैसला था वो बदल डाला। अब इस पे अलग से तनकीद हो रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह तो वो हमेशा ही करेंगे, तो फिर क्या आप हमेशा ही ऐसा करेंगे? मेरे ख्याल से अभी के लिए देखा जाए तो ये उनका बेहतर फैसला था। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी हंगामा राई होती तो अभी वो वाली पोजीशन तो नहीं थी कि ये कोई फाइनल कॉल है जिसके ऊपर जो है वो डू एंड डाई के ऊपर आप आ जाएं। तो ये एक मुलाकात के लिए ही सिर्फ एहतजाज हो रहा है, तो इसको इतनी एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान हो जिससे उल्टा पीटीआई के लिए भी मसला हो और आगे मामला जो है वो और गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इन्हें बहुत तरह के खदशात हैं ना। ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस वक्त इनकी तहवील में नहीं है, ये रियासत की तहवील में है। इसके अलावा उन्हें ये खदशा भी है कि हालात ख़राब करके किसी और मच जेल में कहीं और ना भेज दें। तीसरा खदशा भी मौजूद है कि फिर ये ना हो कि अभी फ़ाइनल कॉल की बारी आई नहीं और उससे पहले ही हुकूमत ही सिमट जाए और कोई इस तरह की कार्रवाई बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं जब आप बड़े किसी ओहदे पर होते हैं, तो फिर आप जज्बाती फ़ैसले नहीं करते। तो मेरा ख़्याल से कि उनका मुनासिब फ़ैसला था और वो नहीं गए। लेकिन बहरहाल ये जो एक वहाँ पे फ़ज़ा बनाई गई थी वो ख़ासी तशवीशनाक हो चुकी थी। उसके अलावा जी ये जो 26 नवंबर है इसके ऊपर आज एक हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीटीआई की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया और यहाँ पर भी लोग जमा होंगे। मेरा ख्याल है कुछ ये लोग खिताब वगैरह भी करेंगे और जो तमाम शहदा थे 26 नवंबर के उनको खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। ये सिलसिला वैसे आज रात से ही सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका था और मुख्तलिफ शहदा की तस्वीर लगाई जा रही हैं। उस मामले के ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा से शेयर किया जा रहा है। ये अफसोसनाक बात है कि 1 साल गुजर गया है कि एक वाक़या हुआ और कई जो शहदा थे वो तो ज़ाहिर है सामने भी आ चुके हैं कि ये लोग शहीद हुए हैं, उसका एक डेटा भी इन्होंने बना लिया था। तो उसके बावजूद भी अफसोस की बात है कि इस वाक़े के ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। आखिर इतनी जानों का ज़िया हुआ तो किसी न किसी को तो इसका ज़िम्मेदार ठहराना ही था। तो वो कौन था जिसने ये गोली चलाने का हुक्म दिया, क्यों गोली चलाई गई, आखिर क्या ऐसे हालात पेश आ गए थे और क्यों कर इन हत्ते लोगों को निशाना बनाया गया, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। और एक टेरर जो बिठाया गया वो तकरीबन इस हद तक तो हुकूमत कामयाब हुई कि उस टेरर के बाद बहुत अरसे तक भी पीटीआई एहतजाज के हवाले से वो दोबारा मोमेंटम नहीं पकड़ सकी जो उस वक्त उसने पकड़ा था।
और अब पूरा 1 साल गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से दोबारा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा एहतजाज कर सकें। अदरवाइज़ एक इस तरह का वाक़या करने के बाद रियासत ने कम से कम 1 साल के लिए जो पीटीआई की एहतजाज की पावर थी उसको किसी न किसी हद तक ज़रूर कम से कम अगर मैं ये कहूँ कि ख़त्म नहीं किया तो दबा ज़रूर लिया। बहरहाल ये एक अफसोसनाक सानिया था और मुझे आज भी याद है कि 1 साल पहले मैं कितनी डिस्टर्ब थी ये जब सारा वाक़या पेश आया था। और बड़ा कम ऐसा होता है कि कई दिन आपके दिल के ऊपर एक उदासी सी रहे, और ये इसी तरह के कुछ दिन थे कि जब दिल उदास रहा काफ़ी दिन और बड़ी मिथ्स और बड़े भरम जो थे वो टूटे इस दिन। तो इस लिहाज से ये एक तकलीफ़ दे वाक़या था। बहरहाल इसके ऊपर अब अगले व्लॉग में भी ज़ाहिर है बात करेंगे, दिन के टाइम जो इसके ऊपर तकारीब होंगी उस पर भी बात होगी। लेकिन आज डीजीआई इश्तियार साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है दिन के वक्त, उसके ऊपर ज़रूर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कुछ अहम बातों के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है और अहम सहाफ़ी जो थे वो उनके साथ मौजूद थे और हम जैसे गैर अहम सहाफ़ी तो मौजूद नहीं थे। तो डीजी साहब फरमाते हैं कि जी जो जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि ये एक कानूनी और अदालती मामला है, इसके ऊपर जो है कयास राइयाँ ना की जाएँ, और कहा कि जब फैसला होगा कोई नतीजा आएगा तो सबको पता चल जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है उन लोगों को मुखातिब किया उन्होंने जो हर रोज़ ब्रेकिंग्स दे रहे होते हैं कि जी बस फैज़ हमीद साहब को आज सज़ा होने लगी है, कल सज़ा होने लगी है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा। फिर उसके बाद ये जो अफ़गानिस्तान वाला मामला था कि क्या पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक किया या नहीं, तो उसके ऊपर उनका कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया हमला करता है, पाकिस्तान कभी भी सिविलियन आबादी पर हमला नहीं करता, और ये हम अगर करते हैं कार्रवाई तो हम फिर बता के करते हैं। दहशत गर्दों के हवाले से उनका कहना था कि हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो तालिबान हुकूमत है वो भी रियासत की तरह फ़ैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फ़ैसला ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी हुकूमत रहेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम रियासत हैं और रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना बहुत से लोग मैं देख रही थी कि ये सोच रहे थे कि शायद उन्होंने ये बात जो है वो कोई पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में कर दी है या अपने मामलात के हवाले से, अंदरूनी मामलात के हवाले से किया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डीजी साहब ने ये जो बात थी ये अफ़गानिस्तान के तनाजुर में की थी कि वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो भी एक रियासत की तरह बिहेव करें और हम तो एक ज़िम्मेदार रियासत हैं, हम इस तरह रियासत के तौर पर बिहेव करते हैं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। लेकिन इस पे बहुत से लोग जो थे वो इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे कि जी वो फ़ौज के इदारे को पता नहीं रियासत कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी उनकी जो कॉन्टेक्स्ट था वो दूसरा था। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो वाकई रियासत शायद इसी इदारे को ही समझते हैं कि जी बस रियासत वही है। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी बात की और कहा कि जो बहुत सारे, बल्कि उन्होंने कहा कि बहुत से जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो बाहर से ऑपरेट होते हैं वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं और एक सियासी जमात के अकाउंट्स जो हैं वो इनसे वाबस्ता हैं, ये उन्होंने बात की। तो यानी वो पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा, इस पे ज़रूर मेरा ख्याल है कि ये एक मुनासिब बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने जो नोटिस किया है कि वो रियासत मुखालिफ तो नहीं होते। इन अकाउंट्स को जिनको अक्सर मैं देखती हूँ जो मेरे सामने आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, ये ज़्यादातर फ़ौज की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए या फ़ौजी क़यादत पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ उन्होंने कभी बात नहीं लिखी होती। आमतौर पर मैंने नहीं ऐसा देखा। तो मेरे ख़्याल से कि ये कहना कि जी वो रियासत मुखालिफ हैं, रियासत मुखालिफ तो वो बात नहीं कर रहे होते। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है कि उनका एक रद्द-ए-अमल जो होता है वो सख्त तनकीदी किस्म का होता है और बहुत शदीद किस्म का होता है। और पार्टी पॉलिसी इस हवाले से बड़ी क्लियर है। वो पार्टी पॉलिसी कहती है कि जी अगर कोई भी और अपने तौर पर सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और वो कुछ भी बात कर रहा है तो उसकी ज़िम्मेदार पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन ये अलग बात है कि इस वक्त तो जो पार्टी का अपना भी ऑफिशियल अकाउंट है वो भी माशाल्लाह आग उगल रहा है और बहुत सख्त उनकी तरफ से ट्वीट्स हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इमरान खान साहब का अकाउंट जो है वो चूँकि अभी ट्वीट नहीं उससे हो रहे, वो खामोश है क्योंकि उनसे किसी की मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी अकाउंट की जो खला है उसको पीटीआई ऑफिशियल जो है वो पूरा कर रहा है और इमरान खान साहब की कही हुई बातों के ऊपर ही बेस करती हुई बहुत सी ट्वीट्स, बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। इसके अलावा जी डीजीआईएसपीआर साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए।
ये भी उन्होंने कहा कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते, यानी ये भी उन्होंने अफगानिस्तान के तनाजुर में बात की। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। तो ये सारी चीज़ गुफ्तगू थी जो DGISPR की अहम गुफ्तगू थी, और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ये गुफ्तगू जो है उसमें बातें की, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से बयान दिया। लेकिन इनसे यही लग रहा है चीज़ों से कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। एक मौके पे उन्होंने ये भी बात की कि हम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के सामने जो है वो चीज़ें रख रहे हैं, उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर भी ज़ाहिर ध्यान है। तो ये बातें भी उन्होंने की। लेकिन ये इस हवाले से बात समझ नहीं आई कि जो आगे ये जो तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं इसके ऊपर किसी ने बात की है या नहीं की, क्योंकि इसके बारे में मैंने कोई टिकर वगैरह नहीं देखा कि जो फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना मिला है या नए ओहदे आने की बातें हो रही हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कोई गुफ्तगू बहरहाल नहीं रिपोर्ट हुई। तो ये जी DGISPR साहब की गुफ्तगू थी। बाकी इस सारे मामले के ऊपर नज़र रहेगी, देखते हैं अडयाला की सूरत हाल क्या बनती है। अगर यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हुई तो फिर स्पेशल व्लॉग करेंगे आपके लिए। अदरवाइज़ फिर रूटीन के व्लॉग के साथ अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।